Hello everyone, how are you? Welcome on our YouTube channel from Krishna Institute of Knowledge. डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 25 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर मैं आपके यहाँ पे करा रहा हूँ। तो कल की करंट अफेयर आपकी नहीं आई थी ड्यू टू सम वर्क। कल की करंट अफेयर मैं नहीं डाल सका। तो ये करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा कि संडे को आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम आज की करंट देखते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं यहाँ पे डेली करंट अफेयर में। तो पाक शट पाक शट्स एयर स्पेस स्नैप्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। बेसिकली आपको भी पता है कि 2 दिन पहले जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था आतंकवादियों ने हमारे ये जो बहुत से इनोसेंट्स जितने भी पर्यटक थे या इनोसेंट जितने भी घूमने वाले थे उन सबको मार दिया था और जाति के आधार पर मारा था और धर्म के आधार पर मारा था। ये पूछ के मारा था कि भाई वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो उसके ऊपर इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सबसे पहले तो एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया है और बहुत सी ट्रीटीज उनको खत्म कर दी है। So, reacting to the India's response to Pahalgam strikes, Islamabad warns against any misadventures। तो इस्लामाबाद को वार्न कर दिया है कि कोई भी मिसएडवेंचर होगी, मिसहैपनिंग होगी, उसके लिए तैयार रहे। It adds that any attempts to stop Indus water will be considered an act of war। तो इसके साथ एक और चीज है कि इंडस वाटर जो है ट्रीटी को खत्म कर दिया, खत्म करने के ऊपर, स्टॉप करने के ऊपर इंडिया चल रहा है और ये भी आया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह भी कंसिडर हो सकता है और वाघा बॉर्डर को भी शट डाउन कर दिया गया है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिया जो है, इंडिया ने जो इंसिडेंट हुआ था 23 अप्रैल को, उसके अगेंस्ट कौन कौन से कदम उन्हें इंडिया ने उठाने स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने जो एयर स्पेस है, इंडिया ने जो एयर स्पेस बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है कि वहां से कोई भी हवाई जहाज हमारा नहीं जाएगा, कैसे भी हमारी चीज वहां से हम बेसिकली पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज नहीं करेंगे। इंडिया ने वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया है और वाघा बॉर्डर को बंद करने के साथ साथ सभी को ये कह दिया है कि जो इंडियन पाकिस्तान के अंदर है वो जल्दी से जल्दी इंडिया के अंदर आ जाएं। इंडियंस जो पाकिस्तान के अंदर है वो इंडिया के अंदर आ जाएं और जो पाकिस्तान के अंदर सॉरी जो जो इंडियन पाक जो सॉरी जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान से रह रहे हैं वो भी अपने वीजा एक्सपायर होने से पहले पहले यहाँ से चले जाए। और इंडिया ने एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए ये कहा है कि अब से पाकिस्तान के सभी वीजाज को बेसिकली खत्म कर दिया जाएगा, किसी को भी कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान एयर स्पेस शट्स टू इंडस शट टू इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस। जो इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है वो जो पाकिस्तान एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्पेस यूज कर रहा था इंडिया वो बंद हो गया है। वाघा बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट्स एंड ट्रेड क्लोज। तो जितना व्यापार है सब कुछ वाघा बॉर्डर से होने वाला, जितना ट्रेड है, जितनी चीजें हैं, सब कुछ बंद कर दी गई है। और जो यहाँ पे सार्क वीजा सस्पेंड, बेसिकली सार्क वीजा क्या था यहाँ पर ये ध्यान से देखिए। जो हमारे पास सार्क वीजा है वो भी सस्पेंड कर दिया है इंडिया ने। सार्क वीजा हमारे पास क्या है कि कुछ कंट्रीज को जिसे हम एस वीजा भी कहना स्टार्ट करते हैं, इसमें होता क्या है कि कुछ जो सार्क की कंट्रीज है, यानी कि सार्क के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज आती हैं उन सभी कंट्रीज में से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आने वाले सभी के वीजास को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बेसिकली सार्क कंट्रीज के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल लोग मतलब बड़े बड़े ओहदे पर जो लोग होते हैं, यानी कि कोई बहुत अच्छा राइटर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई ये अच्छा जज है या कोई अच्छा अलग से कोई मंत्री है, अलग अलग इनको ना एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर वीजा दिया जाता था जिस वीजा के अकॉर्डिंग वो कभी भी इंडिया के अंदर या सार्क कंट्री के अंदर विजिट कर सकते थे, ताकि वो अपनी नॉलेज को बेसिकली क्या कर सके, शेयर कर सके अपनी नॉलेज को, और हम भी अपनी नॉलेज को शेयर कर सके। उस चीज को भी इंडिया ने बेसिकली क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप निभाए हैं। इंडिया
इंडियन डिफेंस नेवल एयर एडवाइजर्स टोल्ड टू एग्जिस्ट। तो बेसिकली डिफेंस को, एयर को, सभी को कह दिया है कि आप स्ट्रिक्ट रहिए, आप सही से रहिए। हाई कमीशंस कट फ्रॉम 55 टू 30। तो जो हाई कमीशंस है वो 55 से 30 कट कर दिए गए, जितने भी हाई कमीशंस हमारे पास है। यानी कि हाई कमीशंस का मतलब वहां से जितने भी हाई कमीशंस हमारे पास डील हो रहे थे वो भी कम कर दिए गए हैं। एंड ब्लॉकिंग इंडस वाटर deemed act of war Hashimia according may be held to an abene। बेसिकली जो यहाँ पे इसने यूज किया है दैट इज कॉल्ड अबेने, एबीएन, अबेनेस। ये जो है ए बी एबेनेस जो हमारे पास होता है, एबेनेस क्या है? एबेनेस बेसिकली अब होता क्या था कि जो अभी आगे हम यूज भी करेंगे, इसके ऊपर मैं बताना भी स्टार्ट करूंगा इसके नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिकली इंडिया जो है इंडस वाटर, जो इंडस रिवर जो है उसका जो वाटर है, उसका वाटर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। इसके लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी दैट इज कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को, सॉरी, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया की कुछ जो नदियां हैं, इंडिया की जो बेसिकली इंडस वैली से निकलने वाली ट्राइब्यूटरीज है, उनका जो पानी है वो किसके अंदर जाता था? पाकिस्तान के अंदर जाता था। और उसका जितना भी डाटा होता है ना, यानी कि कितना पानी रहा, कितना पानी आया, कितना हमने रखा, कितना पाकिस्तान को दिया या कितना जाने दिया, उन सभी का जो डाटा है इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करता था। अब वो इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा, वो सीधा एबेनेज के साथ शेयर करेगा। एबेनेज एक ऐसी संस्था है जहां पर बेसिकली एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो कि वहां पर बैठकर हम पानी के तौर पर या कोई भी चीजें होती हैं उसके तौर पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया ने कह दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी शेयरिंग नहीं करूंगा। अब हम जो भी डाटा होगा वो इंटरनेशनली ही सभी लोगों के सामने, ग्लोबली सभी लोगों के सामने रखना स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर इंडिया ने कदम उठाए हैं, यहाँ पर हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाए गए हैं, ठीक है ना। और ये निंदनीय है और मानवता के ऊपर बहुत बेकार एक कलंक है मानवता के ऊपर ये वाला इंसिडेंट। और इंडिया को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए क्योंकि ये टेररिस्ट का है और हम सभी को टेररिस्ट के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ने क्या कहा है इसके ऊपर कि अगर इंडिया ने किसी भी तरीके का बेसिकली इंडस वैली के ऊपर कहीं पर भी कोई भी एक्शन लिया तो वो बेसिकली सीधा सीधा एक युद्ध की चेतावनी होगी, वो एक्ट ऑफ वॉर का ही साइन होगा, पाकिस्तान ये कह रहा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं है भाई, पाकिस्तान ने कह रहा है कि भाई देखिए एक्ट ऑफ वॉर, बेसिकली पाकिस्तान भी खुद अपने आप से डरा हुआ है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा या नहीं होगा। पहले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब चल रही है और जब हमने अगर ये कदम उठा दिए तो उनका और ज्यादा इकोनॉमी पे असर होना स्टार्ट होगा। सो मिस्टर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक चीज कहते हुए कहा कि अटैकर्स विल बी पनिश्ड बियॉन्ड देयर इमेजिनेशंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिहार के अंदर एक स्टेज को कंडक्ट करते हुए पहले हिंदी में बताया और फिर बाद में इंग्लिश में बोलते हुए, पहले वो हिंदी में भाषण दे रहे थे, हिंदी में भाषण देते देते अचानक वो इंग्लिश में भाषण देना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली सबको बताना चाहते थे और उन्होंने कहा कि टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई वांट टू से टू द होल वर्ल्ड दैट इंडिया विल आइडेंटिफाई, trace and punish every terrorist supporters and conspirator. We will pursue them to the end of the earth। बेसिकली उनका कहना है कि भाई हम हर एक को खोजेंगे इस षड्यंत्र में जो सहयोगी है, जो टेररिस्ट है, धरती के अंत तक हम उन्हें खोजेंगे और उनको हम पनिश्ड करेंगे, ऐसी मौत देंगे कि सभी टेररिस्ट को पता हो कि ऐसा करना क्या रहता है। ये ग्लोबली मोदी जी ने सबको बताने के लिए ही इंग्लिश में करना स्टार्ट किया है। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। देखिए अगली स्लाइड में मैंने पता इंडस वैली सिविलाइज सॉरी इंडस वाटर के ऊपर भी बात चल रही थी और इंडस वाटर के ऊपर ये सारी चीज थी। तो हुआ क्या था? इंडिया टू एक्सप्लोर ऑप्शंस इट हैज नेवर कंसिडर्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर था। सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी हमारे पास है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी
इंडस वाटर ट्रीटी हमारे पास क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली 1960 के अंदर हुई थी और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। ये किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था? इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि ये जो इंडस रिवर है, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये इंडस रिवर है और नेक्स्ट में तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी। यहाँ पर मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास इंडस रिवर है और यहाँ पर हमारे पास ये इंडस रिवर जा रही है। यहाँ से इंडस रिवर जा रही है। ये इंडस रिवर यहाँ से जाती हुई पाकिस्तान के अंदर जाती है और इसी इंडस रिवर से बहुत सी ट्राइब्यूटरीज हमारे पास निकलनी स्टार्ट होती है, जैसे कि सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, ठीक है ना? सतलुज हो गया, बीस हो गया, ब्यास भी कह देते हैं हम इसे, ठीक है ना? और कौन सी हमारे पास होगी, झेलम रिवर होगी, चिनाब रिवर होगी, रावी रिवर होगी, सतलुज रिवर होगी। ये बेसिकली पहले इंडिया से ही होके जाती है, तब जाकर के पाकिस्तान के अंदर ही जाना स्टार्ट होती है और इंडस वैली रिवर की ही बेसिकली क्या होती है, ये इंडस, इवन सतलुज रिवर को तो मैं नहीं कहूंगा इंडस वैली रिवर की। सतलुज रिवर तो अपनी अलग से यहाँ से निकलना स्टार्ट होती है। बेसिकली इनमें से बहुत सी ट्राइब्यूटरीज इंडस वैली रिवर की ही ट्राइब्यूटरीज है। अब इंडस वैली रिवर के अंदर इन्होंने इन रिवर को दो में बांटना स्टार्ट कर दिया गया है। किस में बांटना स्टार्ट कर दिया है? एक तो नॉर्थन में बांटना स्टार्ट कर दिया, एक वेस्टर्न में बांटना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो पश्चिमी है वो, एक तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ और ये हमारे पास साउथ सरफेस, ये साउथ सरफेस, यानी कि एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ हमने बांटना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जो रिवर, जैसे कि इंडस रिवर है, झेलम रिवर है और चिनाब रिवर है, ये चिनाब रिवर है, ये रिवर का जो पानी है, इन रिवर का पानी बेसिकली पाकिस्तान को दिया जाएगा। और जो नीचे वाली जो रिवर हमारे पास होती है, जैसे कि हमारे पास रावी रिवर होगी, बेस रिवर होगी और सतलुज रिवर होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, इंडस रिवर, मैं यहाँ पे बता देता हूं कि हमारे पास इंडस रिवर, यहाँ पे हमारे पास इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, इन तीनों का पानी तो बेसिकली किसको दिया जाएगा? पाकिस्तान को दिया जाएगा। और जो नीचे जो हमारे पास होती है, जैसे कि रावी हमारे पास होगी, सतलुज हमारे पास होगी और ब्यास हमारे पास होगी, इन तीनों का जो रिवर का पानी है वो इंडिया को दिया जाएगा। लेकिन इंडिया जो होता है, अगर अपना कोई भी हाइड्रल प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो वो इंडस रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर के ऊपर भी बना सकता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पानी यूज नहीं कर सकता, वो कट नहीं कर सकता। ये ट्रीटी कहती थी, ठीक है ना, जो 1960 के अंदर इंडस वैली ट्रीटी कहती थी। इसी के ऊपर इंडिया ने क्या कहा है कि अब हम इस ट्रीटी को अपहोल्ड, मतलब इस ट्रीटी को रोकते हैं, इसके ऊपर अब हम ज्यादा काम नहीं करेंगे और हम इसी ट्रीटी का जो एक यूज है उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इनके ऊपर अपने हाइड्रल पावर प्लांट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हाइड्रल पावर प्लांट बनाने के लिए यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे पानी रोकना स्टार्ट करेंगे। अब इसी के ऊपर ही इंडिया ने क्या कहा है, या जो हमारे थिंक टैंक है वो क्या कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर इन रिवर्स के ऊपर हमें बेसिकली हाइड्रल पावर प्लांट बनाना चाहिए, जिसकी वजह से पानी, और ऐसे नहीं छोटे हाइड्रल पावर प्लांट, बड़े हाइड्रल पावर प्लांट बनाने चाहिए। और हाइड्रल प्लांट और हाइड्रल पावर को कहते हुए कि हम बिजली बना रहे हैं तो हमें पानी को बेसिकली क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और पानी रुक जाएगा तो यहाँ पर कोई भी पानी नहीं जाएगा, जो जितना भी यहाँ पे फसलें हैं यहाँ खराब हो जाएंगी, ये सूखा आ जाएगा इस जगह पर। और जैसे ही सूखा हो जाएगा और जब पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो एकदम बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे पानी छोड़ देंगे तो वो यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बेसिकली एकदम पानी छोड़ने की जो थ्योरी हमारे पास यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड रो डाउन रो डाउन फ्लशिंग। रो डाउन फ्लशिंग प्रोसेस हमारे पास होती है। उस प्रोसेस से हमें बेसिकली इस शब्द को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ड्रो डाउन फ्लशिंग की प्रोसेस से ही बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर फ्लडिंग की स्थिति आनी स्टार्ट हो जाएगी और वहां से यहाँ पर सूखे की स्थिति आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बार तो पाकिस्तान सूखे से मरेगा और फिर एक बार पाकिस्तान से बेसिकली बाढ़ से मरना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उनकी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, एक इम्पैक्ट एक और है यहाँ पर, बेसिकली ये जो घटना है क्यों घटित हुई है और इसको घटना को बेसिकली स्ट्रेटेजिकली क्यों अंजाम दिया गया है, इसके ऊपर आगे एक और चीज आपको पता चलेगी तो आपको पता लगेगा कि इसको कैसे है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी से पहले तो
370 आर्टिकल लगा हुआ था। 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंडिया का आम जन है, यानी कि इंडिया के जो आम पॉपुलेशन है, नॉर्मल पर्सन है, वो कभी भी वहां पर जाकर के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। वहां पर जाकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वहां पे जाके रह नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके लिए जो प्रॉपर्टी नहीं रह सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसके लिए बेसिकली आर्टिकल 370 था। और जब एक बेसिकली वहां पर एक एनजीओ था, उस एनजीओ ने वहां पर एक केस किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये कहा कि ये जो आर्टिकल 370 है, ये बेसिकली एबोलिशन कर रहा है, किसको? फंडामेंटल राइट को एबोलिशन कर रहा है। फंडामेंटल कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू फ्रीडम या राइट टू फ्रीली लिविंग, या कहीं पर भी हम जाके रह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है इंडिया के अंदर। और जम्मू कश्मीर इस राइट को छीनता है, इस राइट को एबॉलिश करता है। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस आर्टिकल 370 को खारिज किया था। तो अब लोगों का वहां जाना शुरू हो गया था और वहां पर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के आम लोग हैं वो भी सही होने लग गए थे, क्योंकि जैसे वहां पर पर्यटक और टूरिज्म से बढ़ रहा था, वहां के लोगों की इनकम भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन अब इनकम बढ़ रही थी तो बच्चे जो हैं वो टेररिस्ट की तरफ कम जा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर ए तैयबा जो तो है, उन्होंने जो यहाँ पर द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से, टीआरएफ नाम से, जो जिसने ये कांड किया है आतंकवादी संगठन ने, उन्होंने टूरिज्म को रोकने के लिए, अब बताओ कौन जाएगा टूरिज्म में वहां पे? उनको पता है कि क्या है। और आपको एक बात बता दूं, ये प्री प्लान्ड ही था, क्योंकि अगर आप मेरी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे तो इस वाली स्लाइड में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि टूरिस्ट टेकन टू मेड्यो विदाउट पुलिस परमिशन, बिना पुलिस परमिशन के लिए टूरिस्ट को एक खास के मैदान में लेके जाना हुआ। ये जो मेड्यो है, इट मींस दैट घास का मैदान, किसी घास के मैदान में ले जाया गया बिना परमिशन के, पुलिस की बिना परमिशन के। लेके कौन गया हुआ भैया? कौन लेके जाएगा? वहां के जो लोकल गाइड होते हैं, गाइड जो करने वाले होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, जो बताने वाले होते हैं, वही तो लेके जाएंगे। और वहां पर बेसिकली बिना परमिशन के लेके जाया गया, जिसमें कि वहां पर ना तो कोई व्हीकल जा सकता था, ना तो वहां पर कोई भी किसी प्रकार का वाहन नहीं जा सकता था, वहां पर पैदल ही जा सकते थे। इसी बात का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने आ करके प्रॉपर पूछ करके, रुक करके, एक एक को एक स्ट्रेटेजिकली बता करके कि हिंदू मुस्लिम की हेट्रेस को फैलाने के लिए ही यह कांड किया है। बहुत निंदनीय है इस कांड के लिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पर एक और बात है कि आर्टिकल 370 हटा दो, इस तरीके से है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारे पास 1960 के अंदर थी, वो वर्ल्ड बैंक ने करी थी और उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था कि जो कुछ रिवर्स है, जो मैंने यहाँ पर भी बताई इंडस वैली ट्रीटी की, जो कुछ रिवर है उनका जो, यानी कि नॉर्थ साइड से जो रिवर मोस्टली रही थी, उनके ऊपर जो हक है वो किनका रहेगा? उनके वाटर के ऊपर हक पाकिस्तान का रहेगा मोस्टली, यानी कि इंडिया जो है पूरा पानी उसका रोक नहीं सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया ने इस चीज को स्ट्रिक्टली अब अपोज करने की ठान ली है। नेक्स्ट हम अपने चीजों पे जाएंगे तो इंडिया इंडिया रिवॉक्स वीजाज इश्यूड टू पाकिस्तान नेशनल्स। रिवॉक्स का मतलब होता है रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर रद्द कर दिया है, क्या कर दिया है इंडिया ने? किसको? पाकिस्तान नेशंस के वीजा को। और फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफ इनवॉय टू G20 नेशंस। तो जितने भी राजदूत है, राजदूत किसके? G20 नेशंस के राजदूत है, उनको ब्रीफली, फॉरनर के ब्रीफली ये चीज बता दी गई है कि अब हम सभी का वीजा हम रद्द कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? इसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑल एग्जिस्टिंग वैलिड वीजाज इशूड टू पाकिस्तान नेशंस विल अफेक्ट फ्रॉम April 27 as as tensions between the two countries escalate ओवर द पहलगांव अटैक। तो अफेक्ट हुए हैं और उस अफेक्ट का क्या रहा है कि मेडिकल वीजाज इशूड टू द पाकिस्तानी नेशनल्स विल वैलिड ओनली टिल 29 अप्रैल 2025। वैलिड जो मेडिकल वीजाज दिए गए हैं वो 29 अप्रैल 2025 तक ही होने चाहिए। और होता यह भी है कि जो इंडिया को, जो बेसिकली आप देखेंगे, इंडिया जो है, इंडिया का
जो हेल्थ सिस्टम है वो यानी कि हेल्थ के हिसाब से या मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत चीप है एज कंपेरेटिवली पाकिस्तान के। तो पाकिस्तानी मोस्टली क्या करते हैं कि इंडिया का वीजा लगाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जितने भी डिसीज के जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं पाकिस्तान में तो उनकी सुख सुविधाएं हैं नहीं, तो वो सारे के सारे ऑपरेशन कहाँ कराना स्टार्ट करते हैं, इंडिया में कराना स्टार्ट करते हैं। तो सारे के सारे वीजाज को इंडिया ने पाकिस्तान के वीजाज को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और मना कर दिया गया है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी वीजाज नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो काम हुआ है ये बहुत बेकार हुआ है और इसके लिए उन्होंने ब्रीफली सभी को बता दिया गया है, जितने भी हमारे पास राजदूत है G20 के उनको बता दिया गया है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ये अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए ही हम ये कदम उठा रहे हैं। इंडिया ने ये रीजन देते हुए G20 को बताया है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी जब हाई अलर्ट मीटिंग हुई, यही जो 23 अप्रैल को हमारे एक घिनौने अपराध और 23 अप्रैल को जो भी घटना घटित हुई है, इवन बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, उस घटना के संदर्भ में राजनाथ सिंह जी ने भी जम्मू एंड कश्मीर की हाई कैबिनेट के साथ मीटिंग करी और हाई कैबिनेट ने ये बताया कि भाई जो हमारे पास घास के मैदान है उस घास के मैदान पर मिड्डों पर ले जाने के लिए कोई भी पुलिस परमिशन नहीं थी। देखिए पुलिस परमिशन नहीं थी तो ये एक बात बताइए ये हुआ कैसे? इसका मतलब ये लोकल्स की हेल्प से हुआ है। इसीलिए बहुत ज्यादा बार ये भी कहा जा रहा है कि जो भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है उस टेररिस्ट के अटैक के अंदर लोकल्स का बहुत बड़ा हाथ है। इतनी बड़ी घटना बिना लोकल्स के सहयोग के नहीं हो सकती है। तो मैं जम्मू एंड कश्मीर की जनताओं से यही कहूंगा कि प्लीज आप इस चीज को सही करने की कोशिश करें और अपने आप में देखिए वो जनता भी कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल खराब है, लेकिन हाँ ये घटना जो हमारे पास सामने आ रही है ये घटना इस तरह का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर पांचों उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती है। कोई वहां पर सही है तो कोई ना कोई वहां पे जरूर गलत होगा जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। नहीं तो इतने सारे लोगों को उस पिकनिक स्पॉट पे ले जाना और ले जाकर सब कुछ वो करना और वहां पर प्री प्लान तरीके से उठाकर आपको एक घटना बता दूं कि यहाँ पर प्रॉपर कमला पढ़वा करके ठीक ना और बहुत से घिनौने तरीके से पूछा गया कि भाई आप मुसलमान हैं या नहीं है और जो नहीं है उनको गोली मार दी गई। तो यहाँ पर पुलिस को और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और यहाँ पर ना केवल पुलिस को हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन सभी को भी इसके ऊपर बहुत कार्य करना होगा और हमेशा एक्टिव रहना होगा कि यह घटना दोबारा ना हो हमारी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि इसमें पुलिस परमिशंस नहीं ली गई थी। नेक्स्ट हम अपनाना स्टार्ट करते हैं सोलर ड्यूरिंग समर। तो सोलर ड्यूरिंग समर के अंदर अगर हम बात करना स्टार्ट करें, ठीक है ना, सोलर ड्यूरिंग समर तो यहाँ पर है वुमेन ऑफ द लजिया सहोरा ट्राइब, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लांजिया सोहरा ट्राइब ग्रुप डांस टू सेलिब्रेट द मैंगो हार्वेस्ट इन द गुनुपुर गुनुपुर इट इज गुनुपुर रीजन ऑफ द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। तो ये ट्राइब है बेसिकली एसटीडी के अंदर आती है और ट्राइब के ऊपर क्वेश्चंस आता ही, सॉरी एसटीडी कह रहा हूँ मैं, सॉरी एसटी के अंदर आती है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आना स्टार्ट करती है और ये ओडिशा की शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो बहुत बार एसएससी के अंदर और कई बार बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। तो जो हमारी लंजिया लंजिया साओरा ट्राइब जो है वो किससे बिलोंग करती है, ओडिशा से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं ये पीवीएलजीटी की कैटेगरी में आती है, मींस पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप जो है वो
बहुत ज़्यादा कम लोग बचे हुए हैं इस ग्रुप के। तो ये बहुत ही अल्पसंख्यक के अंदर आना स्टार्ट होती है और गवर्नमेंट ने इस ट्राइब को बचाने के लिए बहुत सी मुहिम, बहुत से बेसिकली स्कीम्स भी बहुत सी चलाई हुई है। इसके अकॉर्डिंग इसमें एक चीज़ और आती है कि इनमें डांस और जो सॉन्ग्स यानी कि गीत गाना होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ये अपने डांस को किस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं, इनके अंदर जो मेल होते हैं, वो बेसिकली सफ़ेद जो व्हाइट हमारे पास व्हाइट बगुला होता है, उसके पंख की जो बेसिकली टोपी है, उसके पंख को अपनी टोपी पर लगा करके या पगड़ी पर लगा करके ही नाचते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। लंजीला सरोवा जो ट्राइब होती है, वो ओडिशा से बिलॉन्ग करती है, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब है, यानी कि बहुत कम मात्रा में है, आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा रहेंगे, ओडिशा से है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाना स्टार्ट करते हैं अपनी, दैट इज़ कॉल्ड दलीला वेलकम्स एडवेंट ऑफ ग्रैंड स्लैम ट्रैक्स। तो दलीला जो है एक यूएस की बेसिकली एथलीट है, एथलीट। ये एथलीट रनर है बेसिकली, ये ठीक है ना, एथलीट। अब ये अपने 2016 की जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। देखिए, जितने भी एथलीट होते हैं उनके लिए बेसिकली जो भी होता है एक ओलंपिक या एशियंस गेम्स तो नहीं कहूंगा, ओलंपिक होते हैं या पेरिस ओलंपिक होते हैं, यही हमारे पास होते हैं जिनके अंदर वो बेसिकली मेडल लेके आना है। इतने सारे एथलीट होते हैं और मेडल के लिए फाइट करते हैं, तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा मनी, बहुत ज्यादा चीजें स्पेंड करते हैं। इनकम का उनके उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता जब तक कि वो पॉपुलर या ब्रांड नहीं बन जाते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए ग्रैंड स्लैम ट्रैक नाम से, जिस तरीके से आईपीएल नाम से एक हमारे पास आता है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से हमारे पास आता है, इसी तरीके से अब नए टूर्नामेंट्स, नई चीजें चलाई गई हैं, किसमें एथलेटिज्म के अंदर भी, और दैट इज ग्रैंड स्लैम ट्रैक चलाई गई हैं। द फॉर्मर ओलंपिक चैंपियंस एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स इन द वुमेन 400 मीटर हर्डल्स feels that the प्रोफेशनल ट्रैक एंड फील्ड लीग विल बूस्ट द प्रॉफिट ऑफ द स्पोर्ट। तो इसने कहा है कि स्पोर्ट का जो प्रॉफिट है वो इसको बूस्ट करेंगे। तो अब अप्रैल के अंदर इसका जो है ये चीज की शुरुआत होने वाली है और इन्होंने ही इनको वेलकम किया है। तो चलिए, इसके ऊपर तो आपने देख लिया है कि ये आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस बन सकता है करंट का, ग्रैंड स्लैम ट्रैक जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, वो बेसिकली एथलेटिज्म या रनर के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और जैसे आईपीएल हमारे पास रिलेट करता है, इसी तरीके से ये भी हमारे पास रिलेट करना आएगा। चलिए हम कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम देखते हैं रेसिस के ऊपर कि रेसिस हमारे पास कौन सी होती है। सबसे पहले तो मैं करता हूं स्टिपल रेस। स्टिपल रेस जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, 100 मीटर की होती है और 400 मीटर की होती है, और इतना ज्यादा फास्ट होती है कि 100 मीटर 10 सेकंड में करनी पड़ती है और 400 मीटर कुछ ही सेकंड में करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। शायद 20 से 25 से ऐसा कुछ सेकंड हमारे पास लगता है, या 48 सेकंड के आसपास, 1 घंटे 1 मिनट के आसपास हमारे पास होती है। तो ये बहुत तेज होती है, फास्ट रहती है, जिसे हम स्प्रिंट भी बोलना स्टार्ट करते हैं। स्टिपल रेस में बहुत फास्ट और कम दूरी तय करनी पड़ती है, ये स्टीपल रेस के अंदर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरी हमारे पास होती है मिडल डिस्टेंस रेस। मिडल डिस्टेंस रेस में 800 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की रेस करनी पड़ती है और उसमें कंटिन्यूअसली भागना पड़ता है, ठीक है ना। जो जितना तेज भागेगा, जो जितनी चलेगा, वो जीत जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेस के अंदर बेसिकली हमें 5000 मीटर जाना पड़ता है, यानी कि 5 किलोमीटर तक भागना पड़ता है। 5 किलोमीटर कुछ ही, यानी कि 25 1 मिनट के अंदर या 20-30 मिनट के अंदर हमें भागना पड़ता है। जो पहले आता है, जो जितनी तेज, ये बेसिकली स्टेमिना को देखने के लिए की जाती है। ये बेसिकली कितनी पावर है वो देखने के लिए की जाती है, और ये भी स्टेमिना और पावर दोनों को देखने के लिए की जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है दैट इज हर्डल रेस। हर्डल रेस में क्या होता है, 110 मीटर की हर्डल रेस होती है, 100 मीटर की हर्डल रेस होती है और 400 मीटर की हर्डल रेस होने स्टार्ट होती है। सॉरी, 400 मीटर, ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। ये एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें 10 हर्डल होते हैं 42 इंच के, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और 100 मीटर में जो होते हैं 8 इंच, 8 हर्डल होते हैं 33
इंच के, और 400 मीटर के अंदर बेसिकली 10 हर्डल होते हैं 33 इंचेस के, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से है। आई थिंक ये 200 मीटर है, तो इसको मैं अभी भी डाउट की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल मैं आपको इस चीज के ऊपर जरूर जवाब दूंगा कि ये 100 मीटर है, 200 मीटर है, बट ये बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। 110 मीटर में 10 हर्डल्स होते हैं, 8 हर्डल्स होते हैं, 10 हर्डल्स होते हैं, 22 इंची और 33 इंची हमारे पास होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हर्डल्स की लेंथ कितनी होती है, 42 इंचेस हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड रिले रेस। फिर हमारे पास आता है मैराथन और हाफ मैराथन। मैराथन के अंदर एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास मैराथन होती है, मैराथन 42.19 किलोमीटर की होती है, नियरली 50 किलोमीटर की मैराथन हमारे पास होती है। और जो हाफ होती है हमारे पास, नियरली 21 किलोमीटर की होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैराथन में कितने किलोमीटर की होती है और हाफ मैराथन कितने किलोमीटर की हमारे पास होती है। और रिले रेस के अंदर तो आपको भी पता है कि जो 400 मीटर की रेस होती है, उसके अंदर ही 400 मीटर भी कहूं या 100 मीटर भी कहूं, उसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन भागता है, वो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को एक कोई भी स्टिक देता है, फिर वो दूसरा भागता है, फिर तीसरा भागता है, ऐसे ऐसे करके 4 जो एथलीट्स होते हैं उनका ग्रुप होता है और वो कंप्लीट करता है एक 400 मीटर रेस को कंप्लीट करता है भाग करके। रिले रेस में भी आना स्टार्ट होते हैं गोल्ड मेडल्स एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कल की क्लास के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, लेकिन कल की क्लास के लिए मैं आपको जरूर से जरूर कल की क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। आप इसके नोट्स बनाते जाइए। देखिए, पीछे सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आए हैं और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं चुनिंदा कुछ करंट को ही इसमें डाल रहा हूं जो कि मेरे को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सही से लगती हैं, जो कि मेरे को लगता है कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।